ठीक है। देखो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं उसके चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो डुअल नेचर ऑफ मैटर है ना, उसको एक प्रकार से हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटम फिजिक्स। तो हम लोग एक चीज समझे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर की यहाँ पे डिस्कवरी कैसे हुई। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन लाइट। किस पे डिपेंड करता है वो? लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा कि जब लाइट के बारे में पढ़ा जा रहा था तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था रे ऑप्टिक्स। पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स के थ्रू हमें ये पता चला था कि लाइट हमेशा पार्टिकल नेचर की तरह रिएक्ट करता है। लेकिन मुझे बताओ कैसे पता चले हम नॉर्मल जीवन में कि वो पार्टिकल नेचर है? कोई एक ऐसा एग्जांपल जिससे हम बता सके कि वो पार्टिकल नेचर है, बताओ जल्दी से। शैडो, याद रखना। जो शैडो हमारा क्रिएट होता है ना, वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे है। तो जैसे ही हमने लाइट के बारे में देखा कि वो एक बार पार्टिकल है, ठीक है, और ये न्यूटन के टाइम पे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से प्रूफ हुआ था कि लाइट हमारा कैसी होती है? पार्टिकल नेचर। फिर ठीक है, बाद में भले ही हमें हाइजन ने आगे क्या बताया कि लाइट हमारी कैसी है? वेव नेचर, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा था तो कुछ घटनाएं तो हमारी पार्टिकल से डिफाइन हो रही थी और कुछ घटनाएं हमारी वेव से डिफाइन हो रही थी। यानी लाइट के पास थे तो दोनों नेचर, वो पार्टिकल नेचर भी रख रही थी और वेव नेचर रख रही थी। और कहानी में डिफरेंस ये था कहाँ वो पार्टिकल है और कहाँ पर वो वेव है, ठीक है ना। जब हमने हाइजेंस को पढ़ा तो हमें न्यूटन का बताया हुआ स्टेटमेंट खराब लगने लगा, और जब हम न्यूटन को पढ़ रहे थे तब हमें हाइजेंस का बताया हुआ स्टेटमेंट खराब लगने लगा। लेकिन जब बाद में हमारे पास आए डी ब्रोगली, तो उनने हमें बताया कि लाइट एक ही टाइम में पार्टिकल भी होती है और वेव भी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या था, पार्टिकल नेचर में जो फिनोमिनन एक्सप्लेन हो रही थी वो थी आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या था आपका? रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, डिस्पर्सन हो गया। ये सारे आपके फिनोमिना किस पे एक्सप्लेन हो जाते थे, जल्दी से बताओ? पार्टिकल नेचर पे। लेकिन जब हम वेव नेचर पे आए थे तो ध्यान से देखो हमने क्या पढ़ना था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बाद आपका ये जो आपका डीप क्या बोलते थे हम लोग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बाद पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज डिपेंड्स ऑन द वेव नेचर, ठीक है ना। पोलराइजेशन के अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन। ये सारी प्रोसेस जो आपकी होती थी ना, ये आपकी वेव नेचर पे डिफाइन करती थी, ठीक है ना। लेकिन आपको बताओ मुझे एक चीज, अच्छा खासा हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते आ रहे थे, जैसे आप मैकेनिक्स बोलते थे, पुराना तरीका। लेकिन हमें बाद में पता चला कि जो डुअल नेचर है वो क्वांटम फिजिक्स है। समझ में आया? डुअल नेचर हमारा क्या है? तो क्या बेसिक डिफरेंस रखे गए क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में, उसको भी हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स थी वो आपकी देखना यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए थी। कौन सी के लिए थी, जल्दी से बताओ? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कोई बता सकता है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है? ऐसे पार्टिकल जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब उसके एग्जाम्पल पढ़े होंगे, कार, बस, ऐसे सारे एग्जाम्पल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ठीक है ना। दूसरा हमारे लिए था कि एनर्जी हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है। हमें क्लासिकल में क्या मान के चलना था? एनर्जी हमारी क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। यानी एक बात समझो, हमने गैस पे चावल रखे पकने के लिए तो धीरे धीरे करके पकेंगे। ऐसा नहीं कि आपने गैस चालू की तुरंत पक गए और बंद कर दिया। वो धीरे धीरे करके उसमें एनर्जी का सप्लाई होगा और एकदम से जाके फिर बाद में वो पकेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ऐसा नहीं मानता है। क्वांटम फिजिक्स मानता है एनर्जी डिस्क्रीट होती है, तुरंत दो तुरंत काम हो गया। समझ में आया ना। लेकिन क्लासिकल तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता। क्लासिकल के हिसाब से तो एनर्जी कैसी थी हमारी? कॉन्टिन्यूअस थी। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हम लोग स्टडी इसको करते थे। ये दो बेसिक डिफरेंस थे, आपको बता दूं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जिसकी वजह से हॉलबेक एंड लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिल गया। समझ में आया ना। सिर्फ इस वाली लाइन के बोलने की वजह से, दूसरी वाली, ठीक है ना। हम लोगों ने जब इसमें दूसरे नंबर पे देखा तो क्वांटम फिजिक्स। एक और चीज होती है, जो क्लासिकल फिजिक्स होती है ना, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी स्पीड ऑफ लाइट के पास अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है तो वहां पर फेल हो जाती है, ठीक है ना। तो एक और लिख लेना कि ऑब्जेक्ट if travel near the speed of light, this theory is fail. This theory fails to explain. कोई बता सकता है क्यों फेल हो जाती है?
मास कंजर्व नहीं होता है। जब हम स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ट्रेवल करते हैं तब हमारा मास कंजर्व नहीं होता है, इसलिए वहां पे फेल हो जाती है। लेकिन जब हमने बोला क्वांटम फिजिक्स, यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट इज अ पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, इसमें पहला देखो क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्या आप लाइट के पार्टिकल्स को देख पाओगे क्या नेक्ड आइज से? फिर भी हम स्टडी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा, यहाँ पे एनर्जी आपकी डिस्क्रीट होगी। क्या होगी आपकी एनर्जी? डिस्क्रीट हो जाएगी। तो यहाँ पे एनर्जी डिस्क्रीट, समझ में आया कि नहीं है? और यहाँ पर अगर पार्टिकल छोटे हैं तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल पक्का करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बी ट्रेवल with the speed of light, with the speed of light, ऑब्जेक्ट हमारे स्पीड ऑफ लाइट के लगभग ट्रेवल करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई ना? ओके, यानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है पहला हमारा कि ये जो एनर्जी का डिस्क्रीट नेचर है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो फोटॉन्स। होते क्या है फोटॉन से? डालो हेडिंग फोटॉन्स, और ब्रैकेट में डालना आप लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि जब स्पीड ऑफ लाइट पे पार्टिकल ट्रैवल करता है तो उसका मास बढ़ने ही लगता है? क्या मतलब देखा, पॉसिबल? एंड दिस इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट योर आंसर। ठीक है ना? तुम जैसे ही सी के करीब पहुंचोगे तो अगर सपोज करो सी ही हो जाए तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, 1 बाई 0 बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसलिए आपको पता है जब हम ब्लैक होल के करीब जाने वाले होंगे तो आपको पता है ना हमारे एक एक एटम का वेट इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हमारी बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे। आप लोगों ने मूवी भी तो देखी थी एवेंजर वाली, उसमें क्या था, जब तक आंटमैन का सूट नहीं आया था तब तक वो टाइम में ट्रेवल कर पाए थे क्या? डेफिनेटली नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमें पता है कि अगर टाइम में ट्रेवल करना है तो हमें मास को कंजर्व कराना पड़ेगा। लेकिन एक चीज सोचो, उसमें बोला गया था कि पार्टिकल्स की अगर साइज क्वांटम नेचर पे चली जाती है, द आंटमैन द क्वांटमेनिया में भी आपने देखा होगा, अगर छोटे पार्टिकल्स पे पहुंच जाते हैं तो आप किस चीज में ट्रेवल कर सकते हैं? ध्यान से देखो, छोटे पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल। ठीक है, अब अंतर क्या होता है? देखो, हम लोग पास्ट और फ्यूचर में जाने वाला बात नहीं होता। सपोज करो मैं फ्लाइट से जा रहा हूं तो मुझे अमेरिका पहुंचने में कितनी देर लगेगी? मतलब एक दिन लग सकता है, पूरा पूरा मान के चलो, मतलब 10-12 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें लगेगा 0.23 या 1-2 सेकंड के आसपास। तो हम टाइम से पहले पहुंच गए, यही टाइम ट्रेवल कहलाता है, क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमें क्या दिखेगा कि फ्यूचर दिख गया, हम पहुंच गए, और हमें जो जो लोग जा रहे हैं यहाँ से ऐसा, उन्हें वो चीज 12 घंटे बाद दिखने वाली थी। तो ये तरीका होता है टाइम ट्रेवल का। ऐसा नहीं कि हम टाइम में सच में पीछे चले जाएंगे और सच में आगे चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। हाँ, समझ गए ना? ये टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पे लाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आरआर कैट में भी इलेक्ट्रॉन को जब घुमाया गया था ना, तो भाई उसने अपनी लाइफ को जल्दी जल्दी जिया, इसलिए वो ज्यादा जिया दिख रहा था। आगे बात समझ में ना? तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमें क्या बोलती है? ध्यान से देखो, द लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। याद रखना, द लाइट इज मेड अप ऑफ photons. Anybody can define what is photon? Photon is a packet of energy. Photon क्या है आपका? Packet of a energy. ठीक है ना? Each photon has some specific energy. सारे के सारे फोटोन्स के पास क्या होती है? एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको। ठीक है, मान लो, अब ध्यान से एक चीज समझना आप लोग, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, अगर ये कोई एक लाइट है, दिस इज अ बीम ऑफ लाइट, है ना? मे बी इट कंटेन्स, लेट इट बी n नंबर ऑफ फोटोन्स। ये कितने नंबर ऑफ फोटोन्स कंटेन कर रहा है? n। और याद रखना, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है हमारी? E है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है हमारी?
तो टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बीम कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। तो एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है टोटल एनर्जी बराबर ये हो जाएगा, ध्यान से लिखो, एन इंटू ई, जहाँ पे एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, हाँ है ना, जहां पर एन बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट, हाँ है ना। आपने ऐसा कुछ कहीं और भी पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हाँ है ना। तो दिस इज विल बी द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो याद रखना, फोटोन फॉलो द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। देखो जल्दी से, फोटोन हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं। वो मैथ्स का पेपर पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा या थोड़ा हर चैप्टर के 5, 5 ही पीवाईक्यू, हर, 5 हाँ बस। नॉर्मल क्वेश्चन। आगे समझ में ना। अब देखो ध्यान से, हमें ये बताया गया था कि जैसे अब हम लोग यहाँ समझे कि जो एनर्जी होती है ना हर फोटोन की, वो होती है एच म्यू। ई बराबर क्या होता है आपका एच म्यू, ठीक है ना। और अगर हम इसे वेवलेंथ के टर्म में ले जाए तो दिस इज एस सी बाई लैम्डा, हाँ है ना, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, जल्दी से बताओ। दिस इज एन एच म्यू, और ये क्या हो जाएगा एन एच सी बाई लैम्डा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना म्यू आपका फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। लैम्डा आपका क्या है, वेवलेंथ है। सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ, कितनी होती है वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा एच क्या है आपका, क्या होती है वैल्यू, -10⁻34, ओके। यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, म्यू नीचे आएगा ना, तो जूल सेकेंड हो जाएगा, सॉरी हाँ फ्रीक्वेंसी ना, तो जूल सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, क्या थी यूनिट, जल्दी बताओ, 6 पॉइंट, क्या बोल रहे हो, 6 पॉइंट, हाँ 10⁻34, लिखो जल्दी से, दिस इज, क्या हो गया सिद्धार्थ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। देखो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो फोटोन होता है हमारा, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। तो पहला लिखो, फोटोन विज ऑलवेज ट्रेवल, फोटोन इज ऑलवेज ट्रेवल with the speed of light। फोटोन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, समझ में आया कि नहीं आया। जो रेस्ट मास होता है फोटोन का, वो हमेशा जीरो होता है। रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का, जीरो होता है। तो लिखो द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद देखो, हमें ये पता है कि हर फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम दोनों डेफिनेट होते हैं। हर फोटोन का क्या, एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, डेफिनेट। तो देखो द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन is conserved, the momentum and energy of each photon is conserved।
लिखो जल्दी से इसको। हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर हम देख रहे थे तो इसकी एनर्जी अभी हमने निकाल ली थी NH म्यू, है ना। और यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, जल्दी से बताओ। P बराबर अंडर रूट, ये होता है कि नहीं होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, लिखो जल्दी से। आपको पता है एनर्जी की एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होती है कि नहीं होती है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में ले जाएं तो कैसा होगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज विल बी, अगर हम एनर्जी को चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काय में चाहते हैं, तो ये हो जाता है 12,400। ये कितना हो जाता है, 12,400। और नीचे क्या हो जाएगा, वेव लेंथ इन एंगस्ट्रॉम। लिखो वेव लेंथ इन एंगस्ट्रॉम। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, आपको पता है जो आपके फोटोन होते हैं उनको एब्जॉर्ब भी किया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद इमिट भी किया जाता है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स कभी भी कंजर्व नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी संख्या में लगातार चेंज होता रहता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, द फोटोन इज कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब और इमिटेड, द फोटोन इज continuously absorbed और emitted। ठीक है, continuously absorbed और emitted, that's why they are not conserved, that's why they are not conserved। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। ठीक है, अगर हम कभी भी, याद रखना, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, हम क्या बढ़ा रहे हैं, लाइट की, तो उससे क्या होगा, फिर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो दो चीज होती है, या तो फोटोन के नंबर बढ़ेंगे या तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ना चाहिए, आपको पता है अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है फोटोन्स की एनर्जी तो क्या होती है, फिक्स होती है ना। तो एनर्जी कैसे चेंज हो जाती, समझ में आया कि नहीं आया। जब तक फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन ना आए जब तक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती है। तो आप लिखो ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, on increasing the intensity of light, on increasing the intensity of light, the number of photons is the number of emitted photons, the number of emitted photons is also increases, is also increases। बात समझ में आई कि नहीं है। जो नंबर ऑफ फोटोन्स है आपके इमिटेड वो ज्यादा हो जाते हैं अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते हो। बात समझ में आई कि नहीं। इसके आगे देखो, यहाँ पर ये चीज तो हमारी सारी चीजें हो गई। इसमें से एक क्वेश्चन लिखो, चलो अच्छा है ना। क्वेश्चन है आपका, इफ वेवलेंथ बराबर, यहाँ पे देखो दिया गया आपको 4000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ बराबर क्या दिया गया आपको, 4000 एंगस्ट्रॉम। बोला गया कैलकुलेट इट्स एनर्जी, ठीक है। द ऑप्शन इज इन जूल्स, द ऑप्शन इज इन जूल्स। जूल में ला करके आपको दिखाना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी ना, 12,400 में 4,000 का भाग कर देते। देखो या तो शुरू से सब कुछ कन्वर्ट करके चलो, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने का तरीका लगा लो।
5 इंटू 10 की, द आंसर विल बी 5 इंटू 4.95 यानी 5 मान के चलो इंटू 10 की पावर माइनस 19, दिस विल बी करेक्ट। क्या किया तुमने? ठीक है ना। हाँ तो ये किया आप लोगों ने, तो उससे हो जाएगा वो कन्वर्ट। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखो, इसके लिए आप लोग या तो ये भी कर सकते थे कि ध्यान से देखना, हमें पता ई बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। ठीक है ना, दिस इज एस सी बाई लैम्डा, है ना। एस सी, अब देखो यहाँ पे अगर हम निकाले तो जूल में आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसको अगर हम निकालें तो ये अभी देख रहे थे कि 12,400 आ रहा था, और यहाँ पे हम क्या रख सकते थे 4,000, तो ये गया और ये गया, हाँ है ना। अगर इसका और करें तो कितना हो जाएगा 4 1, तो ये तो कितने बार जा रहा है, लगभग 3 और 1 है, 3.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपका काय में है, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू द जूल? तो आप देखो इसमें क्या हो जाओगे, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, हाँ है ना। और जब भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं तो यू हैव टू डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब देखो लगभग तुम्हें दिख रहा है 1.5 टाइम जाने वाला है, तो ये लगभग 4.95 हो जाएगा। तो जैसे ही तुम इस पे मल्टीप्लाई करोगे 3.1 में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का, ये आपका हो जाएगा आपका 4.95 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आया समझ में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चन इज light of wavelength 5000 angstrom falls on a sensitive surface, falls on a sensitive surface. If the surface has received, if the surface has received 10 की पावर माइनस 7 जूल of energy, 10 की पावर माइनस 7 जूल of energy, then what the number of photons, then what the number of photons falling on the surface, लिखो जल्दी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज 25 इंटू 10 की पावर 11, ऑप्शन नंबर बी इज दिस इज विल बी 2.5 इंटू 10 की पावर 11, ऑप्शन नंबर सी इज 25 इंटू 10 की पावर 12, ऑप्शन नंबर डी इज 0.25 इंटू 10 की पावर 11। करो जल्दी से। ठीक है ना, ये आपको दिया गया है, अल्टीमेटली आपको इसमें n की वैल्यू को फाइंड करना है, हाँ है ना। माइनस के नंबर कैसे हो सकते, माइनस 11 प्लस 11, हाँ तो वही करेक्ट है, दिस विल बी द करेक्ट। आ गया कि नहीं आ गया? आपने क्या किया होगा जल्दी से बताओ, ई बराबर यहाँ पे क्या रखा होगा एच एन, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो n और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12,000, ठीक है, और ये कितना है आपका, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका 10 की पावर माइनस 7 था, मल्टी इस पे क्या कर दिया होगा 1.6 जूल से काय में जा रहे हैं हम लोग, जूल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, ठीक है ना। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा ना 1 पॉइंट डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, तो दिस इज 10 की पावर माइनस 7 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, इससे निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
लिखो जल्दी से, इसलिए प्लस का नहीं आ रहा था तुम्हारा। ओके चलो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन अल्टीमेटली हमारे जो सुपर हीरो आने वाला है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके पहले की ये चीजें जो जरूरी है उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। सुनना है कि नहीं है? और इससे समझ में आ सकता है कि अगर किसी टॉपिक की इतनी ज्यादा इमेज बनाई जा रही हो तो इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। ठीक है, हमारे लिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। देखो होता क्या है अल्टीमेटली, हमें ये पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं सारों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर कब निकलेंगे, जल्दी से बताओ। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर ये निकलेंगे जब उन्हें एक्सेस ऑफ एनर्जी मिल जाए, जिससे वो वहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को छोड़ सके। यानी हमारा काम क्या है कि वो एनर्जी को डिलीवर कराना। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें पता है कि 10 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड थी। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी हमारे पास? 10 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। हमने शुरुआत में एनर्जी सप्लाई की 2 जूल की, क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन? 3 जूल की निकलेगा क्या? 5 जूल की निकलेगा क्या? 8 जूल की निकलेगा क्या? 10 जूल की निकलेगा, जस्ट निकलेगा, भले फिर वहीं खड़ा हो जाए, समझ में? जस्ट निकलेगा। यानी हमें यह पता चला हर प्रकार की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता था, एक मिनिमम एनर्जी जरूर होती थी वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वो मिनिमम एनर्जी कहलाती है हमारी वर्क फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो जिसकी डेफिनेशन आपके वर्डिंग में समझ में आ गया, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इमिशन इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 10 जूल तो उसके पास थे निकलने के लिए, अब अगर उसके पास अपने दिया 12 जूल, वो 2 जूल कहां जाएगा? क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 10 तो निकालने में चले गए, 2 बचे कि नहीं देंगे? वो 2 जो जूल है वो आपको रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे मूव करेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिशन में क्या हो जाएगा, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ, या मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन लिख लो, metals have free electrons, metals have free electrons, and when these electrons and when these electron when these electrons get sufficient amount of energy, sufficient amount of energy, when these electron get sufficient amount of energy, then they are ready to leave, they are ready to leave outermost orbital, they are ready to leave outermost orbital, and electron will be emitted, and electron will be emitted. Such process is called electronic emission. Such process is called electronic emission. इस प्रकार के इमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इमिशन बोलते हैं। एंड द मिनिमम एनर्जी, याद रखना इस पे देखो, all types of energy will not emit electron, ठीक है? There is some minimum energy after which electron start to emit, there is some minimum, यहाँ लिखा, sorry, this is some minimum energy after which electron start to emit is called work function, is called work
फंक्शन, जिसको आप लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हो, जिसको अपन काय से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, ठीक है ना। लिखो जल्दी से। ठीक है ना। अच्छा, एनर्जी को देने के तरीके होते हैं कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से बाहर निकाल सकते हैं। जो सबसे कन्वीनियंट तरीका है वो है हमारा हीट देना, कि अगर गर्म करें तो निकल आएंगे। दूसरा हमारा होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू कर देते हैं ना, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चालू कर देते हैं। तो एक पहला हो जाएगा थर्मोनिक इमिशन, दूसरा हो जाएगा आपका फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फील्ड इमिशन। तीसरा जो सबसे मजेदार और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। समझा है ना। तो उसमें क्या होने वाला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में, कि यहाँ पर मेटल के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, लाइट जो होती है ना, लाइट की एनर्जी आके फॉल आउट करेगी। वो एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा, आपका, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके बाहर निकला जाएगा। तो लिखो द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। मतलब इसके नोट्स नहीं बना रहा मैं, सिर्फ 3 के नाम लिखवा रहा, समझ तो आ गया ना आप लोगों को इसमें क्या लिखना। क्योंकि सबसे पहला है थर्मोनिक इमिशन, सबसे पहला है आपका थर्मोनिक इमिशन, जहां पे किसकी मदद से काम होने वाला है, हीट की मदद से। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरे नंबर पे आता है आपका फील्ड इमिशन, इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। किसकी मदद लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्ट्रॉन्ग की कुछ ना कुछ तो वैल्यू डिसाइड होगी ना। इस वैल्यू इज, ध्यान से देखो, 10⁸ वोल्ट पर मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। इतनी मिनिमम हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइट यानी फोटोन काम करने वाला है। लिखो जल्दी से, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हमारा काम फोटोन करने वाला है, ठीक है। हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हॉलबेक एंड लेनार्ड को दिया जाता है क्रेडिट, ठीक है ना। सब कुछ काम हमारा हॉलबेक एंड लेनार्ड करके चले गए थे, बस एक चीज वो गलत बोल गए थे। वो ये थी कि एनर्जी उनने बोली थी कॉन्टिन्यूअस होती है। उन्होंने क्या बोला था, एनर्जी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। और आइंस्टीन ने क्या बोला था, हमारी जो एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। बस इतना अंतर था। और आपको पता है इस एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हो कि आइंस्टीन को आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कभी नोबेल नहीं मिला। आइंस्टीन को एनर्जी मास रिलेशन जो बनाया था E = mc², उसमें भी कभी नोबेल नहीं मिला। लेकिन इतनी सी बात बोलने के लिए उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नोबेल मिल गया। इससे पता चलता है कि आज जो आप मोबाइल चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, जो मॉडर्न एरा में जो कुछ भी बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। आगे समझ में नहीं आया तो ये चीज हमेशा याद रखना। हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उन्होंने क्या किया था, एक वैक्यूम ट्यूब ली थी यहाँ पे, समझ में आया ना। एंड दिस इज द वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक विंडो रखी थी, जिससे क्या होता था, जो सन है या जो भी है लाइट का सोर्स, उसकी लाइट आके यहाँ पे फॉल अंदर जानी चाहिए, ठीक है ना। हमने यहाँ पर लगाया था एनोड यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और ये कैसा लगाया था हमने, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो दिस इज, इसको हमने देखो कैसे कनेक्ट किया यानी हमने उल्टा बोल गए, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपका कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और ये कैसा आपका चार्ज है, पॉजिटिव। ऐसा बताओ मैंने क्यों बोला, ठीक है। तो देखो ये हमने इस तरीके से नेट किया। अब देखो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके फॉल करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फॉल मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो वो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, निकल रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच विल बी इमिट हियर, हाँ है ना। लेकिन आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है। तो आपको एक बात बताओ मुझे,
नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना। तो हम चाहते भी तो थे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, क्यों, जब तक वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्या, नहीं होगी ना। तो हम चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन इस साइड जाए, इसलिए इसको हमने हमेशा नेगेटिव रखा और इसको हमेशा पॉजिटिव रखा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से दूर जाएगा, पॉजिटिव तो वैसे ही अपनी तरफ खींच रहा था, यानी आसानी से इधर से इधर ये ट्रेवल कर लेगा और वहां पे फोटो करंट जनरेट हो जाएगा। डायग्राम ड्रॉ करो, फिर इसके आगे से स्टेटमेंट लिखते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड हमें भी मिलने वाले हैं, जैसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, वर्क फंक्शन तो हमने देख ही लिया, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी एक एक करके सबको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लास्ट कंक्लूजिंग पॉइंट पे जाएंगे। फिर आएगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके बाद आएगा आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है ना। और थोड़ी सी और 2-3 टॉपिक जो जेई में एक्स्ट्रा रहते हैं, इसके बाद चैप्टर खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, अरे तो वो तो आप, हाँ केमिस्ट्री वर्जन में है वो, तो मैं सिर्फ फॉर्मूलेज में बताऊंगा कैसे आने वाला है। आपने केमिस्ट्री में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, पूरा वही A to Z, कुछ नहीं उसमें वापस आने वाला है, ठीक है ना। उसमें रेडियस एडियस के बारे एनर्जी -13.6 करके अपन निकालते थे, जो वो आता था ना, जो बस वही तो है उसमें, और कुछ है नहीं है। जो एक्स्ट्रा फिजिक्स का पार्ट है वो मैं कवर करा दूंगा, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो इसमें होने क्या वाला है, चीज समझना। हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखी थी कि हमें एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए, वो हमारा वर्क फंक्शन था। वर्क फंक्शन के बाद बची हुई सारी की सारी हमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी देगी। लेकिन हमें एक स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना पड़ता है। कैन एनीबॉडी कैन डिफाइन व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? हाँ, जैसे स्टॉप वर्ल्ड है, इलेक्ट्रॉन को हम रोकना चाहते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाएगा नहीं जाएगा? हम कैसे उसको रोक दें, बताओ जल्दी से। पोलरिटी को रिवर्स कर दें, पोलैरिटी को रिवर्स कर दे, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना दे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बना दे, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इलेक्ट्रॉन एकदम से निकलेगा और उससे एकदम से क्या दिखेगा कि पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। लेकिन आपको पता है उसके पास इतनी एनर्जी तो होगी कि वो मूव कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी का पोटेंशियल इस तरीके से सेट करना पड़ेगा जो उसको रोक पाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो उस समय वो पॉजिटिव पोटेंशियल था, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल required for stopping the electron is called stopping. समझ में आया कि नहीं आया? And how can it will be achieved? It can be achieved by reversing the polarity of a battery. आगे समझ में ना? That's why आप देखना, जब इसका अभी जो डायग्राम मैंने बनाया ये रियल डायग्राम नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल कनेक्टर्स कीज होती है। तो उसमें क्या, एक बार इसको उठा के पॉजिटिव में लगा दिया, इसको उठा के नेगेटिव में, फिर दूसरे में क्या कर दिया, इसको नेगेटिव में और इसको, समझ में, पूरा सर्किट थोड़ी खोलोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में डालो द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, द मिनिमम नेगेटिव, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल required to stop, required to stop, the minimum negative potential required to stop the electron is called stopping potential, is called stopping potential। अच्छा, जब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने रोक ही दिया कि नहीं दिया, ठीक है ना। इसलिए देखना जब हम कर्व बनाते हैं ना इस तरीके से, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में करंट क्या होता है, पीछे साइड होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन करंट जीरो होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसमें। आप हेडिंग डालो इसमें कुछ और वर्ड, हेडिंग डालो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें डालो। देखो एक चीज समझ गए थे हम लोग
हमने वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए पड़ती कि नहीं चाहिए पड़ती है, और एनर्जी में हमें क्या मिला था प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, म्यू मिला था कि नहीं मिला था। तो अगर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी तो उस मिनिमम एनर्जी के साथ मिनिमम फ्रिक्वेंसी भी तो आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी को तो किसके टर्म्स में लिखा जाता है, फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में। तो आप बोलोगे द मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ऑफ अ इंसिडेंट बीम या इंसिडेंट फोटोन आफ्टर विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू इमिट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द मिनिमम। हाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन after which electron start to emit is called stopping potential. Sorry, it's called threshold frequency. It's called threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से। काय से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से। नोट करो जल्दी से इसको।